मौजूद हैं और अली शाह साहब ने अपनी फैमिली जो है बहुत बड़ा इन्होंने एडवेंचर किया है, इनकी फैमिली ने भी किया है कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो अभी लिस्बन में है और ये खुद यहाँ यूएई में जो आप लोग सोच रहे हैं भाई वो इन्होंने कर दिया है, तो आप इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने शुरू किया। तो सर सलाम करता हूँ पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम ज़िशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएँ सब खैरियत है? अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अब ये बताएँ कि ये किस तरह से आपने सोचा कि यार ये करना है? ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ज़िशान भाई इसका आइडिया इस तरीके से आया था कि मुझे मोर और लेस यहाँ पे 19-20 साल हो गए यूएई के अंदर। जी, तो माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए हुए थे, तो जी, यूनिवर्सिटीज़ जो यूएई की हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सही। वो मेरे लिए अफ़ोर्ड करना ज़रा मुमकिन नहीं था। तो मैंने जी, प्लान ये किया कि चलो पाकिस्तान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, वहाँ पे अगर बच्चों का एडमिशन करवाए जाएँ तो बंदा बाहर से रह के उनको तो अफ़ोर्ड कर ही सकता है। जी, 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 उस बिल्कुल। सिलसिले में मैंने फिर लाहौर का प्लान किया कि बच्चों को लाहौर में शिफ्ट कर जी, दूँगा और मैंने जी, उसका इनिशिएटिव भी लिया कि सही। 2022 के जून में मैंने जब यहाँ से बच्चों के स्कूल खत्म हुए दुबई से जी, तो मैंने उनको वहाँ पे लाहौर शिफ्ट किया। लेकिन वो 2 महीने के अंदर वो बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाए और अच्छा। उन्होंने कुछ इस तरह के मामला थे। जी, हमारी जी, दुआ ये है कि पाकिस्तान फले-फूले, तरक्की करे। तो बहरहाल जी, कुछ इस तरह के मामला थे जिनकी वज़ह से मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रख सका। मुझे ये लगा कि यार कि यहाँ पे यूएई में वो जिस तरीके से थे, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग सारी ज़िंदगी वो यहीं पर ही रहे थे। उस तरीके से जी, नहीं थी हुई हुई कि वो जाइल नहीं कर पाए उस माहौल के अंदर। तो सही। जब वो वापस आए तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा था कि 19-20 साल में कि जिस दिन मेरा वीज़ा खत्म होगा तो मुझे यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। मिडल जी, ईस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूएई की का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इधर जी, से बहुत कुछ हासिल मैंने किया है सही। और वन ऑफ माय फेवरेट यानी कि आधी ज़िंदगी तकरीबन यहाँ पे गुज़ार दी। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सारे मामला ठीक हैं। लेकिन सिर्फ़ एक सही। चीज़ ये होती है कि जो वीज़े वाली है कि आज वीज़ा है तो ठीक है, आज अगर वीज़ा नहीं है तो आप नहीं है और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि जिस तरह अगर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ जाए जो कि बंदे के अपने इख्तियार में नहीं है, तो उस सूरत में भी आप जी, यहाँ पे जी, रह नहीं सकते। मैंने फिर ये सोचा कि यार कि अ, बच्चों के लिए क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी भाई हैं यहाँ पे हमारे बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन जी, हमारे जी, जो बच्चे हैं उनको उतनी स्ट्रगल की आदत नहीं है या उनको उन चीज़ों का पता नहीं होता। तो सही, मैंने ये सही, सोचा कि यार कि यूएई में जिस तरह मैं हूँ तो आगे वाले ये लोग भी इसी तरीके से गुज़ारेंगे। तो क्यों सही। ना इस तरीके से किया जाए कि कुछ सेकंड सिटीज़नशिप के हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, बच्चों के जी, पासपोर्ट्स वगैरह चेंज हो जाएँ। सही, 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 उस सिलसिले में मैंने फिर कुछ वर्किंग अपनी शुरू की यूएस में, कनाडा में यूके सही, में मैं इन तीनों कंट्रीज़ में गया, वहाँ पे मैंने वकील वगैरह हायर किए, जो जी, इमिग्रेशन जी, कंसल्टेंट थे। तो सही, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था, उसकी एज जो है वो ज़्यादा थी, वो 17 साल का था। जी, तो हर कंट्री में यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद वो मेरा डिपेंडेंट ना रहता। सही, तो सही, मुझे फिर ये भी देखना था कि अगर मैं अपना प्रोसेस शुरू करता दुबई से, तो उसके अंदर मोर और लेस मुझे हर बंदे ने यही कहा था कि आपके 6-8 महीने लग जाएँगे और मुझे ये सही, अंदाज़ा भी था कि 6-8 महीने तो बोलते हैं, लेकिन टाइम एक्चुअल में ज़्यादा ही लग जाता है। सही कह रहे हैं। तो इस रीज़न की वज़ह से फिर मैंने चांस नहीं लिया। मैंने सही, पुर्तगाल के हवाले से देखा, हमारे थे जानने वाले जिन्होंने हमें रिकमेंड किया और हम फिर पुर्तगाल चले गए। तो सही, पुर्तगाल की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि सिटीज़नशिप के हवाले से इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ास्ट तरीन यानी कि अगर गोल्डन वीज़े के बाद अगर अगर आप कोई जी, इन्वेस्टमेंट का वीज़ा नहीं ले रहे, तो उसके बाद अगर कोई सिम्प्लीफाई और आसानी से और तेज़ी से जो मिलता है, वो आपको पुर्तगाल की ही रेज़िडेंसी मिल रही है। सही, तो सही, उसमें तो फिर हमने यहाँ से यूएई से पूरी फ़ैमिली का वीज़े वग़ैरह अप्लाई किए। सही, अप्लाई करने के बाद हम लोग स्विट्ज़रलैंड से हमने एंट्री की थी, उसके बाद हम सही, पुर्तगाल गए और सही, पुर्तगाल जाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है चूँकि जी, जी, मुझे तो अब चीज़ों का इसलिए कि मैं तो गो थ्रू हुआ,
मुझे अब चीज़ों का जी, पता चल गया। उस वक़्त मुझे पता नहीं जी, था। तो मेरे लिए सही, यानी कि वो बिल्कुल जो है ना एक ग्रीन फ़ील्ड वाली बात थी। मुझे बिल्कुल सही, भी सही, अंदाज़ा नहीं था कि मुझे जाने से पहले जो है ना क्या-क्या करना चाहिए। तो जो सही, मैं आपकी जो ये जो कॉल है इसके हवाले से अगर कोई भाई सुन रहे होंगे तो उनको मैं जी, गाइड भी ये करूँगा कि जी, जाने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएँ। मैंने नहीं था किया और उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें यानी कि सफ़र भी करनी पड़ी। मुझे कुछ जी, यानी कि मेरा प्रोसेस भी प्रोलॉन्ग हो गया। जी, जी, तो पुर्तगाल के हवाले से सबसे जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सबसे आसान चीज़ ये है कि सबसे आसानी से यहाँ से नेशनैलिटी वग़ैरह मिल जाती है। जी, जी, तो मैंने जो अप्लाई किया है इस वक़्त जो मेरा केस है वो है बच्चों की वज़ह से जिस जो कि आर्टिकल 92 है। चूँकि मेरे बच्चे अच्छा, बड़े थे, तो आर्टिकल जी, 92 ये कहता है कि आपके अगर बच्चे 7th क्लास एंड अबव एंड लेस देन जी, 18 इयर्स ओल्ड अगर हैं, जी, तो आप आर्टिकल 92.3 के अंदर जो है ना बच्चों की रेज़िडेंसी क्लेम कर सकते हैं। तो हमने भी इसी तरीके से 92.3 किया। हाँ जी, जी, हमने भी इसी तरीके से किया। उसके लिए सही, रिक्वायरमेंट्स कुछ वो मैं आपको साथ-साथ बताता जाता हूँ। उसकी जी, रिक्वायरमेंट्स ये थी कि आपकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपका जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्ट हो, उसके बाद सही, फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हो और लास्ट में आपकी पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट हो। तो ये तीनों से हो, उसके बाद आपको जाके पुर्तगाल के अंदर जाके जो आपके जिस एरिया में आप रहते हैं, उस जी, एरिया के स्कूल में आपने जाना है और वहाँ से वो इक्विवेलेंसी करवाते हैं। इक्विवेलेंसी सही, करवाने के बाद फिर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अगर जिस सही, तरह ये चीज़ अगर मुझे पहले इल्म होता, तो शायद मैं ये पहले स्टेप करता, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले बनाता और को 2-3 अच्छा, महीने अच्छा। में सेव कर सकता था। ये आप होमवर्क की बात कर रहे थे कि वो जी, जो जी, जी, मैंने जी। नहीं किया था। हाँ जी। सही, सही। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और पुर्तगाल एम्बेसी से इसको वो सर्टिफ़ाई अटेस्ट करवाना करवाने है। हैं, हाँ जी, जो अटेस्ट आपका करवाने लास्ट हैं। एक्चुअली जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर आपका जी, जो भी सर्टिफिकेट है मेरे बच्चों ने ओ लेवल में और ए लेवल में थे मेरे बेटे। जी, तो जी। मैंने फिर चूँकि वो वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ओ लेवल, ए लेवल को नहीं मानते तो उसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है ना वो हेल्प आउट करता है। वो होना ज़रूरी है। जिसके अंदर ये लिखा हो पर्टिकुलर कि किस ग्रेड से किस ग्रेड में प्रमोट हुए हैं। सही, सही, सही। किस ग्रेड से किस ग्रेड में प्रमोट हुए हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर अभी मैं वापस आ जाता हूँ दुबई में। तो जब आपने ये प्लान किया होगा फैमिली के साथ और बच्चों के साथ कि भाई हम दिस इज़ वी आर गोइंग टू डू एक एडवेंचर है और बिल्कुल आप अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ जा रहे थे। तो फैमिली को किस तरह से आपने मोटिवेट किया? क्योंकि देखिए ना, जो भी है एक तो हमारा एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है, ख़वातीन थोड़ा-सा डरती हैं, बच्चे भी थोड़ा वो होते हैं, तो वो किस तरह से आप अपने आप को आपने पहले कन्विंस किया और किस तरह से फैमिली को कन्विंस किया? वो थोड़ा-सा बताएँ? जी। मेरे लिए जो मेरे वाले केस में इस तरह था कि चूँकि जी, 19 साल मेरी वाइफ़ को यहाँ पे हो चुके हुए थे, यानी वो साथ सही। थी और मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनको इंडिपेंडेंट ही रखूँ। तो जी, वो माशाल्लाह चूँकि जिस तरह उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जैसे घर के सारे काम बच्चों को स्कूल में मीटिंग हो रही है या कोई जी, जी। यानी कि सारी ही वो शॉपिंग है, कुछ है तो वो सारे वो ही करती थी। यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ थी कि स्कूल के बच्चों के हवाले से उनको अवेयरनेस वगैरह थी इन्वॉल्व चीज़ों की। थी वो माशाल्लाह काफ़ी। हाँ, जी, साथ माशाल्लाह पढ़ी-लिखी थी, तो जी, जी। एक छोटा-सा बिज़नेस भी अपना वो यहाँ पे खुद रन कर रही थी। अरे वाह! तो हाँ, माशाअल्लाह। तो उसमें ये फ़ायदा हो गया कि मुझे कुछ ज़्यादा इस हवाले से ये परेशानी नहीं थी कि वो मैनेज कैसे करेंगी जाके। तो सही, सही। हाँ, बच्चों के हवाले से बच्चे एक्साइटेड बड़े थे जाने के हवाले से कि शुरू में क्योंकि उनको मैंने ये बता दिया था कि बेटा कि देखो जो मुझे चैलेंजेज़ हैं जैसे मुझे चैलेंज क्या आता था कि जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता था, वैसे तो जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी किसी एयरपोर्ट पे कोई मेरे से कुछ मिसबिहेव नहीं हुआ। जी, लेकिन जी। बीइंग ए ग्रीन पासपोर्ट मुझे हमेशा एक चीज़ का चैलेंज ज़रूर रहा है कि मेरे बोर्डिंग जी, पास पे जो है ना वो 4 स्टार लग जाते थे। और उसकी वजह सही, से क्या होता था कि आपको ना एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुज़रना पड़ता था। और सही, आप सही। वाहिद ग्रीन पासपोर्ट वाले होते हैं जो हमेशा ही जो आपके रैंडम सिलेक्शन में आप ही आते हैं। और रैंडम सिलेक्शन ग्रीन सही, पासपोर्ट में आगे क्यों सब ठहर जाती है उसका मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल सही। तो वो एक चीज़ थी। तो और उसके बाद ये कि
मैंने चूँकि मुझे मोर और लेस 20 साल यहाँ पे यूएई में होके बहुत सारी जी, जी। चीज़ें का मैं विटनेस खुद भी हूँ कि जो रिस्पेक्ट हमने लूज़ की है ना, यानी बीइंग अ पाकिस्तानी और जी, जी। इमरान खान साहब के जाने के बाद या फिर उससे जी। पहले भी वो कुछ चेंज आया था इमरान खान साहब के आने के बाद, लेकिन जी, उससे जी। पहले और बाद वाली जो है ना, वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और सही, सही। एक थोड़ा-सा जो है ना, वो रहता ही है कि आपके पास अगर पासपोर्ट का कलर कुछ और है, तो आपका जो रिस्पेक्ट लेवल है ना, वो डिफरेंट हो जाता है और वो बिल्कुल चीज़ सही। आप कभी आप अपने एयरपोर्ट्स पे भी चले जाएँ पाकिस्तान में, वो भी आपको डिफरेंस महसूस होगा। जी, जी। हाँ, तो बस यही चीज़ थी कि अगर ये बच्चों की सेकंड नेशनैलिटी में अगर ये पासपोर्ट सही, चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कि ज़िंदगी में इनकी अपॉर्च्युनिटीज़ इनको ज़्यादा मिल जाएँगी। सही। तो जब अच्छा। बच्चों को मैंने ये समझाया, तो जी, वो जी। भी मोटिवेट हो गए। तो सही। ये हाँ, ये एक चीज़ है। जी। अच्छा, अब मुझे अगर बताएँ, अब कोई जैसे हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ़ एक घरेलू खातून हुई, जो कि समझें अपना घर की बस अपना घर में काम-वाम करती हैं, बाकी शॉपिंग पे भी चली गईं, तो वो हस्बैंड के साथ गईं, उन्होंने कभी ड्राइविंग नहीं की। एक टिपिकल मैं आपको वो बता रहा हूँ सिनेरियो पाकिस्तानी वुमेन का। जी, जी। तो अगर उनको भेजा जाए तो वो क्या सर्वाइव कर लेंगी बेस्ड ऑन अभी आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस है? आप क्या समझते हैं? मेरा उनको कोई ख़्याल है चैलेंजेस आएँगे? जी, जी। मेरा ख़्याल है वो लोग ना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जी, मसलन जिन लोगों ने मसलन मैं अपनी एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पुर्तगाल। उसकी रीज़न ये है कि वो शशके नहीं है, वो रौनक नहीं है, जो एक सही, दुबई की है, वो एक लग्ज़री लाइफ़ नहीं है, ठीक है? सही, सही, खाने उस तरीके से आपको नहीं मिलते, ठीक है? वो सही, इंडिपेंडेंस लेवल जो है ना, वो बंदा फ़ील करता है, कि यार कि वो अच्छा, नहीं मिल रहा उसको ना। तो सही, और अच्छा और जहाँ तक यानी कि अगर कोई हमारी बहन या भाभी जाती हैं, उसमें जी, होता जी, ये है कि अब जैसा मेरी वाइफ़ हैं, वो भी वहाँ पे जाके गाड़ी नहीं चला रही, ठीक है? सही, और वो भी नॉर्मल उन्हीं लोगों की तरह और ये बड़ी पॉज़िटिव बात है एक्चुअली मुझे तो ख़ैर बड़ी अच्छी ये चीज़ लगी, कि वहाँ पे जी, जो लोग हैं ना, वो मेहनती लोग हैं। यहाँ जी, की तरह के नहीं है, मेहनत करने वाले हैं और उसके बाद ये कि बसों में, मेट्रोज़ में, ट्रेन्स वगैरह में जी, जिनका उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है जी, जी, और बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट लेवल भी उनका बहुत अच्छा है। जो मुझे सही, पुर्तगीज़ी की एक जो अच्छी चीज़ लगी है ना कि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। बड़े सही, नफ़ीस सही, लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से यानी कि वैसे तो उनको लैंग्वेज बैरियर एक है ही है, लेकिन उसके जी, जी, बावजूद भी वो कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी आपकी हेल्प हो सके तो वो करते हैं, ज़रूर करते हैं। अच्छा, तो मुझे सही, ये सही, लगता नहीं है कि अगर कोई भी खातून जिनका पहले एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर निकलने का वो भी मैनेज कर लेंगी और ये मैं बेस्ड ऑन आपको बता रहा हूँ मोर और लेस भी 30 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं, जब हम गए तो वहाँ पे एक लिस्बन प्रोजेक्ट के नाम से एक एनजीओ है। वहाँ पर वो जॉइन की तो पता चला कि वहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ना, वो लोग आते हैं अपने मामलात के लिए, चीज़ें देखने के लिए। तो सही, सही, हमने भी वो शुरू में जॉइन किया, तो उससे क्या हुआ कि कुछ ग्रुप्स के अंदर एक्सेस मिल गई, व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे सही, जो सही, लोगों ने बनाए हुए थे। तो पता चला सही, कि यार कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे तो लगता था सही, यार कि मैं बड़ा होशियार हूँ कि मैंने यार ये एक काम किया है कि अ, मैंने अपनी वाइफ़ को भेज दिया, बच्चे भेज दिए, लेकिन मुझे पता चला जी, यार मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। मैं ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको 5-5 साल हो गए और इसी फ़ॉर्मूले से चल रहे हैं। आपके सऊदीया अच्छा, से और मेजॉरिटी सऊदीया से है। कि ऐसे अच्छा, इतने लोग हैं कि जिन्होंने अपनी बेगमात को वहाँ पे छोड़ा हुआ है और जी, वो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं और बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से मैं यूएई जी, की सिक्योरिटी समझता हूँ, उसी तरीके से पुर्तगाल भी है। कोई प्रॉब्लम सही, नहीं है और वहाँ पे ख़वातीन अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। कोई इश्यू नहीं है, सही, अपने घर में रह सकती हैं वो बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अभी आप जब गए थे तो आप लिस्बन में जाके रुके थे और अभी आप क्या मशवरा देते हैं कि लिस्बन जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए? ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। थैंक अ, यू। जो कि जो कि नए बंदे को ना इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग करके जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह मैंने आपको जी, बताया कि मैंने वर्किंग नहीं थी की हुई। सही, तो सही, मैं सही। असल में बगैर वर्किंग के गया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे जहाँ पे जगह मिली,
तो मैं वहाँ पे मैंने स्टे कर लिया। तो मुझे लिस्बन में जगह मिली तो मैंने वहीं पे स्टे कर लिया। जी, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर किसी बंदे ने इस तरी यानी कि 2 सिनेरियो इसके अंदर हो सकते हैं। एक तो ये कि पूरी फैमिली मूव हो रही है और जी, उनमें से अगर उनके हस्बैंड भी वहाँ पर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ये देखेंगे कि जहाँ पे जॉब मिले उसके आस-पास ही कहीं पर ही रेज़िडेंस ले लें। लेकिन अगर सही, किसी बंदे ने सिर्फ़ इस वजह से जाना है कि यार रेज़िडेंसी मिल जाए और पासपोर्ट के हसूल के लिए, तो उसको लिस्बन में ठहरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लिस्बन एक तो क्राउडेड है, जी, दूसरा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो हर सही, बंदा उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और उसके लिए बेहतर जो जगह है यानी कि दूसरी भी जगह बहुत अच्छी हैं। जी, पुर्तगाल ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। तो इसलिए सही, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिस्बन में हैं या किसी और सिटी में हैं। तो आप सही, मेरा ख़्याल है कि उन सिटीज़ पे का रुख करिए यानी कि लिस्बन और पोर्टो छोड़ दें। आप अल्गार्व है, बहुत खूबसूरत जगह है, सस्ती भी सही, है और इसी सही, तरीके से बरागा है। तो इस तरह की सही, जो दूर जो जगह हैं जो कि यानी कि कस्बे बने हुए हैं, टाउन बने हुए हैं, वहाँ पे रहना जी, चाहिए। जी। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंस है ना वो कम हो जाते हैं। सही, सही, सही। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अच्छा अभी अ, अगर जैसे आप क्या मतलब कुछ आपके ज़हन में नंबर कोई फ़िगर हमें देंगे अगर कोई जाना चाहे अब जैसे कोई एक हमारी ये बात सुन रही है फैमिली और उन्होंने सेट कर लिया कि ठीक है हम चले जाएँगे, लिस्बन नहीं जाएँगे, कहीं और चले जाएँगे। तो बेसिकली उनके पास कितना कैश फ्लो होना चाहिए और फिर कितना पैसे उनको वहाँ पे चाहिए होते हैं? पहले हम लिविंग की बात करेंगे, फिर हम बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी बात करेंगे। जी, तो जी। पहले ये बताएँ कि कैश फ्लो कितने तक होना चाहिए? इनिशियली और फिर कंटीन्यूअसली जो चलता है? जी। अ, मैं अगर फैमिली की बात करूँ जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हों, एक जी, छोटी-सी जी। सिनेरियो लेके चले जाते हैं। जी, जी। अब इसके अंदर अगर तो कोई फैमिली है जो कि 1 बेडरूम हॉल में स्टे कर सकती है, तो उसके ज़रा जी, लिविंग एक्सपेंस कम होंगे। जो फैमिली जिनके 2 बेडरूम हॉल का हो, तो उनके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएँगे। तो लेट्स से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2 बेडरूम हॉल की। तो जी, इससे भी पहले ये कि जब आप घर ढूँढना शुरू करते हैं ना, तो जी, आपको घर बहुत मुश्किल से मिलता है। ये एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, बाकी सारे काम हो जाते हैं। जो घर ढूँढने वाला काम है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो उसके लिए तरीकेकार क्या होता है, जी, जी। जब आप नए जाते हैं तो आपको कोई जानता भी नहीं होता। आप सही, आपकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसका सही। तरीकेकार ये होता है कि आपसे वो लोग माँगते हैं 1 साल का रेंट एडवांस में। हुँ, पहले तो हुँ। मुझे तो ये लगा था कि शायद 3 महीने में हो जाए, 6 महीने का एडवांस ले लें, नहीं। लेकिन जी, वहाँ पे अगर आपको रेंट पे घर लेना है तो आपको पूरे 1 साल का एडवांस देना है प्लस 2 महीने सिक्योरिटी डिपॉज़िट अलग देनी है। तो यानी कि 14 महीने का जो रेंट है वो आपको जो है ना रेडी करके रखना है। तो उस 14 महीने के रेंट के लिए एक आपके पास जी, लेट्स से कि अगर आप किसी टाउन वाली जगह पे जाती हैं, तो आपको 2 बेडरूम जी। हॉल जो है ना वो €800 तक का जो है ना मिल जाएगा। और अगर इसी को मैं अगर 1 बेडरूम पे जाऊँ तो 500 से 600 के दरमियान में आपको 1 बेडरूम हॉल मिल जाएगा। तो 800 को अगर हम 12 से कर दें, तो ये आपको 96,000 हो गए, हाँ जी, आप इसको 14 से करें। 14 से करें। तो तकरीबन बोला तो ये 10 110 हो गए, 11,200 110 हो गए और ये यूरो में बात करें आप, जी, जी, मैं यूरो में बात कर रहा हूँ। ये तो हो गए 1,10,000 यूरो, नहीं, नहीं, आपने 14 यानी इंटू 800 करने हैं ना? 11,000 हाँ, तो 11,200 जी, 11,10 में। अच्छा जी, तो ये तो आपका रेंट हो गया 1 साल के एक लिए। अच्छा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम के लिए। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम का ये हो हाँ गया। जी। अच्छा इसमें आपको लाज़मी ही देना है अच्छा जैसे वहाँ तो बाकायदा अ, वो होती है ना वेबसाइट्स होती हैं, राइडमूव होती है और दूसरी होती हैं, तो उस तरह से आपको आइडियलिस्टा वहाँ लेकिन पे फ़ेमस है। आइडियलिस्टा जी, सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन वहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये भी है अच्छा, कि जिस तरीके से हम माशाल्लाह जी, कुछ वहाँ पे हम पाकिस्तानियों से भी आगे के भी लोग हैं, ठीक है जी, जी, स्कैमर बहुत बैठे हुए हैं, तो उनसे ज़रा बच के और सही, कोशिश करें कि किसी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू जो है ना लिया जाए ताकि वो कि सही, प्रॉपर हो। तो सही, हाँ, और ये जो जिस तरह ये देखिए ये मैंने आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर से मैं खुद गुज़रा हूँ। मुझे घर नहीं था मिल सही, रहा। मुझे 14 मंथ्स का रेंट एडवांस में देना पड़ा, तब मुझे जो है ना जाके घर मिला था। सही, सही, सही।
ठीक है, तो ये 11,000 तो एक कॉस्ट हो गई आपकी। हाँ जी। अब 11,000 को अगर हम उससे कहेंगे तो ये तकरीबन 55-60,000 बन जाते हैं धर्हम। हाँ, हाँ, नहीं जी, दिरहम्स में तो कम बनते हैं। दिरहम्स में मैं आपको बता देता हूँ कि 45,000 दिरहम्स तकरीबन मोर और लेस। ठीक है, 45 के बन गए, इतना हाँ, यही सऊदी भी का भी इतना ही बन जाएगा, जी। 45,000 साल हो गया। तो इसमें हमने अकोमोडेशन पूरा साल का हमने फिनिश कर दिया, हाँ जी। ठीक है? उसके बाद फिर आपको जो एक्सपेंस और चाहिए इसके ना, फिर आपको जी, देखिए, ये तो घर होगा खाली, फिर आपको जी, बेड चाहिए, बिस्तरे चाहिए, किचन का जी, सामान जी, चाहिए, फ्रिज चाहिए, सही। वॉशिंग मशीन चाहिए, बर्तन जी, चाहिए। जी, तो ये भी एक्सपेंस अपने आप में है। और ये फिर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से, यानी कि आप सस्ते भी ले सकते हैं, कुछ यूज्ड में भी अगर चाहें तो। जी, जी। यूज्ड में शायद मुझे लगता है कि शायद ना मिल सके, लेकिन यार सस्ते में चैरिटी आइकिया शॉप्स है, होती है ना वहाँ पे, शायद हो, आपका मुझे जाना हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, तो चैरिटी आई शॉप्स होती हैं, वहाँ मिल जाते हैं। हाँ, सही है, आइकिया जो इसके है। हम अलग से लगा लेते हैं कि चलें हाँ 10,000 साल भी हम लगा लें, जी। तो ये 55,000 साल तक आपका घर का समझें सामान हो गया, बेसिक सामान हो गया, अकोमोडेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपने कर लिया। अब उसके बाद जो लिविंग कॉस्ट है मतलब रनिंग कॉस्ट उसमें कितने पैसे जाते हैं तकरीबन? उसमें कोई आप 150 यूरो तक देखें, रखें जहन में कि आपका इंटरनेट का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, जी, ये आ जाते हैं 150 से 200 यूरो के लगभग आते हैं। जी, 200 यूरो लगा लेते हैं, हाँ कौंसल जी। टैक्स भी होता होगा ना? वो तो खैर बिलों में ही आता होगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कौ चूंकि नहीं, बिल कौंसल टैक्स होता है वो अलग अलहदा से नहीं जाता है। आता, उसका अलहदा नहीं आता, बस यही बिल है। अच्छा, नहीं कौंसल होती है ना जो आपके घर की मतलब बाहर की रोड वगैरह को जो साफ करते हैं, म्यूनिसपैलिटी आपका वाले। बिल वगैरह लेके हाँ, जाते हैं। जी, जी, जी। वो हो सकता है, मुझे हमें जी, तो नहीं आता, हमें तो यानी कि यही बिल है। तो जिस तरह अब यूएई में भी क्या होता है चलें। कि इस तरह ये वाला बिल ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐड होता है। अच्छा तो फिर हो हाँ, सकता है ऐसे उनके किसी बिल के अंदर ऐड होता हो, मैंने तो कभी पढ़े नहीं है सही, बिल। ठीक है, ठीक है। तो ये 200 आपके बिल्स वगैरह के हो गए और फूड आप कितने तक का एवरेज लगा लेते हैं? 1000 नहीं, नहीं, फूड यूरो का लगा 1000 तो काफी ज्यादा है। और अच्छा, अगर तो देखें, अगर तो बच्चे इस तरह के हैं कि 3 दिन चिकन और 3 दिन दाल सब्जी खाने वाले हैं, तो फिर तो कम हो जी, जाएगा जी। एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो 7 दिन है, तो 7 दिन के 7 दिन चिकन मटन पकना है किसी सब्जी के जी, साथ जी, भी, तो फिर जी, आपके जी, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई 500 से 700 यूरो फिर भी जो है ना, आप ज़हन में समझ रखें, क्योंकि जैसे आप दूध आना है, अंडे आने हैं, ब्रेड आनी है, बटर आना है, तो जी, इस जी, तरह की भी चीज़ें जी, हैं जो आपके डेली बेसिस पे आ रही होती हैं। सही, 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 सही। मैं अगर वैसे इसको सिंप्लीफाई कर दूँ ना, मुझे ये लगता है जी, कि किसी बंदे का लेट्स से अगर उसका यूएई में एक्सपेंस या सऊदीया में एक्सपेंस अगर 4,000 दिरहम का है, तो उसके अंदर आप जी। 25% और ऐड कर लें, उतना ही मोर और लेस उतना ही होता है। या ये आपने बहुत अच्छा वो बताया कि आप अपने बजट के अंदर 25% और ऐड कर लें, हाँ दैट्स जी, इट। अब जो आपका बजट है आपको पता होगा उसके अंदर आप अपना 25% और मिला लें, तो वो आपका हाँ जी। जो आपका खर्चा निकल जाएगा। और वो भी इस तो रीज़न की ये वजह से क्योंकि 23% वहाँ पे टैक्स है। सही, तो चीज़ें सही उतनी वैट हैं, वो हाँ जी, वीएटी है, तो उसकी रीज़न की वजह से ना चीज़ें महँगी हो जाती हैं। सही, सही, सही। ठीक है सर, तो ये हो गया, आप वहाँ पहुँच गए, आपने घर ले लिया, घर में सामान डाल दिया है, खाना-वाना बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब सबसे पहले क्या करना होता है? पहले हमें बच्चों को दाखिल कराना होता है, फ़ाइल खुलवानी होती है, फ़ाइल लॉक करवानी होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके अंदर ना मैं अ, मल्टीपल देखिए, हर एक बंदे की अपनी इस्तिताअत है कि वो कितना अफ़ोर्ड कर सकता है। तो जी, जी। अगर तो अगर कोई साहिब हैसियत लोग हैं, तो जी, बेहतर तो जी। एडवाइजेबल तो यही है कि यार कि वो वकील को ही हायर कर लें। तो सही। वो सारा प्रोसेस भी कर देते हैं। मसलन सम टाइम क्या होता है कि ख़वातीन, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर तो है ही है। जी, लैंग्वेज उसके लिए तो वो चैलेंज तो रहेगा ही। तो शुरू सही। में चीज़ों का पता भी नहीं होता कि किस तरीके से करनी है। तो जो जी, साबित जी। हैसियत लोग हैं वो तो कर लें, लेकिन जो नहीं सही। अफोर्ड कर सकते, तो डॉक्यूमेंट्स के भी अब मल्टीपल चीज़ें हैं।
अगर तो जिनके बच्चे हैं फॉर एग्जांपल 14 साल से छोटे हैं, जी, तो तो 14 साल के छोटे हैं तो उसका मतलब है कि वो बच्चों के आर्टिकल से तो वैसे ही नहीं जा सकते। तो उसके लिए ना डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर तो एक और भी सिनेरियो इस तरीके से, क्योंकि ये डिस्कशन इस तरह से है कि जब तक किसी का एक सही तरीके से पता ना चले तो मैं गाइड ना शायद कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको जी, मल्टीपल जी, ऑप्शंस बता देता हूँ। सही, अगर फर्ज़ कर लें कि सबसे पहले एक ऐसी फैमिली है जिसके हस्बैंड ने भी मूव करना है। तो अगर जी, तो वो स्किलफुल है, लेट्स से कि किसी आईटी की जॉब में है, कोई आईटी का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करें डी3 में चले जाएँ। तो डी3 में 3 महीने के अंदर-अंदर 3 से 6 महीने के अंदर उनको रेज़िडेंसी मिल जाएगी। अगर तो J3 क्या चीज़ है ये? डी3 स्किल्ड बेस्ड वीज़ा है। अच्छा, स्किल बेस्ड वीज़ा है इसी और तरीके बच्चे से छोटे हैं। हाँ, अगर बच्चे छोटे हों, वो उस सूरत में भी हो सकता है बच्चे बड़े भी हों, तो तब भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी फ़ील्ड हो जिसके अंदर स्किल्ड बेस पे वो पूरे उतरते हों, कोई डिग्री-शिग्री उनके पास हो, कोई इंजीनियर हो, तो उनके जी, लिए जी, एक अच्छा रूट हो सकता है। तो सही, दूसरा ये कि जिनके पास अगर कोई पैसिव इनकम हो, जैसे कोई रेंटल इनकम उनके पास आ रही हो, जो कि कोई €1000 तक हो, तो अगर तो वैसे 2 बच्चों के साथ तो तकरीबन तो €1500 के लगभग अगर उनकी कोई पैसिव इनकम आ रही है, तो वो डी7 वीज़ा है, जो कि रिटायरमेंट वाला है। तो इसी तरीके से अगर कोई कुछ ऐसे भाई भी हैं कि जो कि रिमोट बैठकर जॉब कर रहे होते हैं, आईटी की जॉब्स हैं, रिमोटली कर रहे हैं। उनको कोई जी, आप समझ लें कि 1200 यूरो तक उनका अगर उनकी इनकम है, तो वो डी8 वीज़ा है। तो ये सारे वो वीज़े हैं कि जो कि डी से बेसिकली कि जो कि आपको जल्दी मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको रेज़िडेंसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। डी2 सही, वीज़ा है, अगर किसी को बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो, तो वो बिज़नेस अपना कर ले। उसके अंदर भी आपको ये जल्दी मिल जाएगी, 1 साल के अंदर-अंदर आपको रेज़िडेंसी मिल जाती है, इन सारों में। इसी तरीके से आर्टिकल 92.3 है, जो कि जिनके बच्चे 14 साल से ऊपर हैं और 18 साल जी, से छोटे हैं, तो वो लोग भी सही, अगर अप्लाई करते हैं, तो उनको भी 1 साल के अंदर-अंदर मिल ही जाती है। अब आ सही, जाते हैं ऐसे सिनेरियो में कि जहाँ पर ये किसी के पास इस तरह की सही सारी चीज़ों पे नहीं होते। वो लोग समहाउ किसी भी तरीके से किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लिया और उधर पुर्तगाल में पहुँच गए। जी, पुर्तगाल में पहुँचने के बाद बेहतर तो ये है कि वो जाने से पहले ही अपना बंदोबस्त कर लें कि कुछ जी, डॉक्यूमेंट्स जो है ना बड़े ही ज़रूरी हैं कि अगर उनका जी, डे फर्स्ट पे ही अरेंजमेंट किया जाए या फिर अपने जाने से पहले भी आप कर सकते हैं। जी, ज़रूरी नहीं जी, कि आप उधर पुर्तगाल में जाकर ही करें, आप किसी वकील को हायर करें और सबसे पहले आप अपना टैक्स का नंबर बनवा लें। आपका टैक्स नंबर बन जाए, टैक्स का नंबर जी, बनने के बाद आपको अगला जो है एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये बनवा लें। ये 2 अगर आपके पास बन गए ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आपका टाइम काफ़ी बच सकता है। सही, सही, सही और और ये दोनों चीज़ें आपके जाए बगैर भी बन सकती हैं हाँ जी, किसी भी वकील के थ्रू जो है अ, और उसके ये थ्रू बना लीगल सकते तरीके से बन जाएँगी? जी, जी, ये लीगल ही मैं बता रहा हूँ आपको। सही, ठीक, और चलिए एजेंटों से बच के एजेंट भी बना देते हैं। देखिए दोनों दोनों तरह की चीज़ें, एजेंट भी बनाते हैं और वकील भी बनाते हैं। वो हर बंदे की अपनी चॉइस है कि क्या मैं ये कहूँगा कि अगर वरना तो इसको 15 दिन लग जाते हैं। अगर आप जाकर भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। यानी कि अगर सेफ साइड तो यही है कि अगर आप जाकर बनवाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। हाँ, तो वो ज़्यादा लेकिन आइडियल है अगर कि अगर आपके आप पास टाइम सेव करना चाहें तो जी, जी। 15 डेज़ पहले आप कर सकते हैं और इसमें हम अभी जो इसके लेके अंदर चल रहे हैं ना बेनिफिट मैं आपको बता सिनेरियो देता हूँ। जी, बेनिफिट ये होता है कि आप जाके ना फ़ौरन अपना मेट्रो का कार्ड और इस तरह की कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टैक्स का नंबर बना हो। ये एक बेनिफिट है आपको। ट्रेन्स का जो कार्ड होता हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, हम अभी जो लेके चल रहे हैं ना सिनेरियो यही है कि फैमिली को वहाँ छोड़ना है और आपकी जो सऊदी अरब में जो जॉब सऊदी अरब, मिडल ईस्ट कहीं पे भी जो जॉब, बिज़नेस जो भी चल रहा है आप उसको कंटिन्यू सही, करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मेरे लिए जी, आसान हो गया अब। जी, अच्छा जी, इसके अंदर जी, क्या है कि अच्छा इस सिनेरियो में क्या है कि जिस तरीके से वो आए, शेंज़न की जी, किसी भी कंट्री से आने के बाद जी, उन्होंने अगर तो बच्चे 14 साल से छोटे हैं जी, और तो उस सूरत में तो वो ये करें कि एक 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 एक्टिविटी ओपन हो जाती है, पर्सनल एक्टिविटी यानी कि जिस तरीके से हम जिस तरह आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं जी, और एक अपनी एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हैं। एक्टिविटी ओपन से मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं, यानी कि कोई आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, आप बेसिकली अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। जी, सही, आपने अपने सर्विसेज़ से रिलेटेड कोई अपनी एक्टिविटी ओपन कर ली, एक्टिविटी ओपन होती है थ्रू अकाउंटेंट। आपने किसी सही, अकाउंटेंट के पास जाना है जो कि आपके नियरेस्ट एरिया में रहता हो
आपने उसके जी, पास जाना है, जाने के बाद आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करवा ली। उसमें आपको ठीक, फ़ायदा ये हो जाता है कि 1 साल का टैक्स एग्ज़ेम्प्ट है और उसके 1 साल के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है, अपनी इनकम के सही, ऊपर। तो सही, वो आप टैक्सेस वग़ैरह यानी कि पे करते चले जाएँ और सही, आपको जो है यानी कि यानी कि जब आपकी बारी आती है उसके अंदर बारी इस तरीके से आती है 14 साल से अगर कम के बच्चे हैं तो इसका जो टाइम है वेटिंग टाइम आज की तारीख में 3 साल लग जाते हैं। लोग बोलते हैं सही, 2 साल, ढाई साल लेकिन वो रियल नहीं है। आप जब एक किसी कंट्री जब जाते हैं ना पुर्तगाल में तो 3 साल लग ही जाते हैं आपको पहला कार्ड सही। मिलते-मिलते। अच्छा, लेस देन 14 इयर्स हैं तो 3 इयर्स की रेज़िडेंसी होती 3 है। 3 नहीं 3 इयर्स का इंतज़ार है, पहला अच्छा, रेज़िडेंसी कार्ड लेने के लिए और उसमें आप एग्ज़िट नहीं कर सकते पुर्तगाल से। आप अच्छा कर ये आप सकते हैं टीआरसी की बात कर रहे हैं? जी, जी, मैं टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड की बात जी, कर रहा हूँ। ठीक, आप कर सकते हैं पुर्तगाल से एग्ज़िट, लेकिन वो फिर आप ब्लैक लिस्ट हो जाएँगे 5 साल के लिए। फिर आपको सारी ज़िंदगी अच्छा, वीज़ा नहीं मिलना ये शेंजन का। सही। तो ये देखें अभी आप आए हैं विज़िट वीज़े पे कहीं से भी यूरोप की कंट्री से आप आ गए हैं। अब आपने यहाँ लिस्बन में घर वगैरह लिस्बन में कहीं पे भी पुर्तगाल में घर ले लिया है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करवाना है, आपने टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी लेना है, मेट्रो का टिकट वगैरह लेना है। उसके बाद आप या तो पर्सनल एक्टिविटी खोल लें या कंपनी खोल लें। पर्सनल एक्टिविटी में आप कोई भी सर्विस ऑफ़र कर दें और उसका 1 साल का जो टैक्स है वो एग्ज़ेम्प्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको टैक्स देना होगा और 3 साल तक आपको कहीं नहीं जा सकते। आप एक तरह से आप लॉक्ड हैं इसके अंदर पुर्तगाल पुर्तगाल में के जब अंदर। तक आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिलता है। जी, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। जी, दूसरा इसके अंदर तरीक़ेकार क्या होता है कि जो एजेंट माफ़िया है, वो लोग क्या करते हैं, एजेंट जी, माफ़िया जो है, वो वहाँ पे फ़ाइल जो है ना, फ़ाइलें बेचते हैं। वो आपसे सही। को 3000 कोई 3000 लेगा, कोई 6000 लेगा, कोई 8000 लेगा, डिपेंड आपकी जी, आपका उससे कितना क्लोज़ रिलेशनशिप है। जितना जी, आपका उससे क्लोज़ रिलेशनशिप होगा, वो उतनी ही आपकी छील वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं छिल उतारना, ठीक है? तो वो सही, उतनी सही। आपकी चौड़ी उधेड़ेगा। तो वो हुँ, उतनी हुँ, आपकी खाल उधेड़ेगा और आपसे उतने ही पैसे लेगा। तो वो उस सूरत में क्या होता है, वो इल्लीगल काम है। मैं सही, इल्लीगल चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं सही, यानी कि आपको ह लॉ एंड ऑर्डर का ख़्याल रखना चाहिए जहाँ पर भी आप सही, जाएँ। तो उसमें क्या होता है कि आपने अपने टैक्स जमा कराने होते हैं, आपकी फाइल लॉक हो जाती है। फाइल लॉक आपकी पर्सनल एक्टिविटी में भी होती है, लेकिन वो लेजिट तो है ना, लीगल तो है ना काम। तो सही। लेकिन आप बेशक बिज़नेस करें ना करें, लेकिन काम लीगल है, आपके नाम पर सब कुछ ओपन हुआ है। फाइल लॉक में सही। क्या होता है कि वो किसी की कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है, आप मुझे टैक्स जी, देते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। जी, ठीक है, जिस तरह आज़ाद वीज़ा सऊदीया में मशहूर है या दुबई में मशहूर है जी, कि जी बंदा बैठा हुआ है, वीज़ा खरीद लिया जी, है, तो उसी तरीके से आपने एक जी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, आप जाते सही, नहीं हैं उस जॉब के ऊपर, सिर्फ़ आप जी, अपने मंथली जो है ना टैक्सेस को 300-400 यूरो जितना भी आपको कोई जी, घेर ले, उसके मुताबिक वो पैसे ले लेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके टैक्स जमा भी करवा रहे हैं कि उसकी जेब में जा रहे हैं। सही, सही। तो ये हाई रिस्क है। ये हाई रिस्क है और सही, चूँकि 2 नंबर है, तो 2 नंबर तो कभी भी पकड़ा जा सकता है। वो आपसे सवाल पूछ जी, सकते हैं कि आप किस जी, कंपनी में काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उनसे मेरा सही, ख़्याल है कि बचना चाहिए। सही। तो अच्छा अब तो अगर यहाँ पे तो ये सिनेरियो है ना कि हमारे जो दोस्त आए उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पे छोड़ा है और अपनी फैमिली के नाम पे उन्होंने ये अपना कोई पर्सनल एक्टिविटी कर दी है या कंपनी खोल दी है। जी, कंपनी एक्चुअली जो है ना जी, कंपनी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि जिसका बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है ना, जी, तो कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। सही, हाँ, तो अगर तो कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन सही। अगर कोई यानी कि जिसके लिमिटेड फंड्स हैं, तो फिर वो पर्सनल जी, जी, एक्टिविटी पे चला जाए। लेकिन अगर कोई अफ़ोर्ड सही। कर सकता है, तो कंपनी में ज़रा आपके पास खेलने के लिए काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। टाइम अच्छा, वही अच्छा। है, 3 साल का ही है, लेस देन 14 इयर्स अगर बच्चे हैं, तो टाइम वही है। सही, सही। तो अब 1 साल तक तो आपके पास को आपको टैक्स भी नहीं देना, टैक्स से भी आपकी एग्ज़ेम्पशन हो गई है। आपने अपनी फैमिली को रजिस्टर्ड करा दिया किसी भी किस्म की सर्विस वो प्रोवाइड कर रही हैं हुँ। और 1 साल तक आपने कुछ भी नहीं दिखाना। अब उसमें कुछ पैसे आएँगे अकाउंट में या नहीं होंगे, वो किस तरह से होता है? उसका कुछ वो कैश उसमें फ्लो देखें दिखाना होता है? नहीं, उसके अंदर नहीं होता, पर्सनल एक्टिविटी में नहीं होता।
उसमें होता जी, क्या है कि जिस तरह आपने पर्सनल अकाउंट जो है ना अपना, जो आपका पर्सनल जी, अकाउंट है, वो आपने जी, बैंक अकाउंट खुलवा लेना अपनी पर्सनल एक्टिविटी की बेस पर, वो आपका सही खुल जाएगा। उस पे आपने क्या जी, करना है, जिस तरह मेरी वाइफ का अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पे, मैं जी, यहाँ से दुबई से अपने अकाउंट से या एक्सचेंज के थ्रू जो है ना पैसे ट्रांसफर करता हूँ जी, मंथली, कि जो उनके सही, लिविंग एक्सपेंस है वो उसके अंदर पूरे हो जाएँ। सही। अच्छा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? बैंक अकाउंट खोलने के लिए जी एक तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो फिर आपकी अपनी जिस तरह पर्सनल एक्टिविटी है वो है। जी, दूसरा रेज़िडेंशियल प्रूफ, जिसको वहाँ की ज़ुबान में जुंता कहा जाता है, और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंग्लिश में। तो जी, जी, आपका वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपका, उसके बाद जी। आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और प्लस आपकी यही जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर और टैक्स नंबर, ये चाहिए। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी और टैक्स के लिए आपका प्रेज़ेंस वहाँ ज़रूरी नहीं है, ये आपके उससे भी बन सकता है वकील के थ्रू विदाउट बन जाता गोइंग है। वकील के थ्रू, सॉलिसिटर के थ्रू। हाँ जी, सॉलिसिटर के थ्रू बन जाता है। ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे पहुँच गए। तो 1 साल तक इसका मतलब है कि आपने सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली को वहाँ पे रखना है और वो लोग वहाँ पे रहें, उनको टैक्स नंबर वग़ैरह भी मिल जाएगा, उसके बाद वो अपना शॉपिंग-वॉपिंग करें, खाएँ-पिएँ, 1 साल तक आपने कोई टैक्स नहीं देना है। आपने बस महीने का जो आपका फूड का खर्चा है, वो भेजना है, रेंट वग़ैरह आपने पूरा दिया हुआ है 1 साल का। हाँ जी, हाँ जी। सही, उसके एजुकेशन बाद फिर बच्चों की फ्री है। जी, अ, बल्कि मैं वैसे तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हैं, जी, लेकिन जी, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्राइवेट स्कूल, वैसे तो बंदा अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता, यानी कि बहुत जी, एक्सपेंसिव हैं। कुछ लोग कर भी लेते हैं, यानी कि जैसे जी, जी। 20 से 24,000 यूरो के दरमियान में पर ईयर फीस है प्राइवेट स्कूल्स की, अच्छा, एक बच्चे की। तो वो एक ठीक-ठाक एक्सपेंस बन जाता है। तो उस सूरत में हुँ, बेहतर है कि आप पब्लिक स्कूल्स में डालें, क्योंकि जब आपने पुर्तगाल में रहना है, तो पब्लिक स्कूल्स जी, में ऑप्शन कोई भी नहीं है लैंग्वेज सीखे बगैर। इंग्लिश वो सही। प्राइवेट में तो चले इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा, लेकिन जी, जी, पब्लिक में आपको लैंग्वेज सीखनी है तो तभी होगा। उसमें क्या होता है कि बच्चों का 1 साल वेस्ट हो जाता है। टॉलरेंस सही। वहाँ पे नहीं है कि यार कि वो जनाब प्रमोट कर देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पास करना है तो उन्होंने आगे प्रमोट होना है। तो उसकी सही, वजह से क्या है कि बच्चों का 1 साल तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज वो सीख जाते हैं फिर। सही, 1 साल वेस्ट हो सकता है बच्चों का और अगर जो जाने की सोच रहे हैं, वो अभी से अपने बच्चों की शुरू करवा दें पुर्तगीज़ लैंग्वेज। अच्छा, हाँ, मेडिकल भी वहाँ पे फ्री है ना? अ, या स आप लोगों को जी, कुछ पैसे देने जी। पड़ते हैं, इंश्योरेंस लेनी जो पड़ती है? जो अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से एक डुओलिंगो ऐप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जी, लोग डाउनलोड कर सकते हैं कुछ बेसिक अपनी वोकैब्युलरी बनाने के लिए। जी, जी। और जो मेडिकल के हवाले से है, अच्छा मेडिकल पूरे यूरोप का की मैं बात करूँगा सिवाय पुर्तगाल की नहीं, कि आई थिंक इट्स अ वर्स्ट मेडिकल पूरे यूरोप के अंदर, कि उसके लिए जिस तरह आपको आप बीमार हैं, तो आपको या तो सुबह 6 बजे जाके लाइन में लगें, तो फिर जी, आपको जी। जाके टोकन मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स का यही हाल है वहाँ पे। चाहे वो अच्छा, फाइनेंस हो, चाहे सोशल हो, आपको सुबह-सुबह जाके लाइनों में ही लगना पड़ता है। इस वजह से एजेंट माफिया बड़ा मुतहर्रिक है, और चूँकि हमारे लोग टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, यानी कि सुबह लाइनों में नहीं लगना चाहते, स्पेशली जो मिडल ईस्ट से जाते हैं, तो जी, जी, उनकी जी। एक कैपेसिटी भी होती है, एक वो अफोर्डेबिलिटी भी होती है, तो वो कहते हैं यार चलो यार एजेंटों को 2 और काम करवा लो। वरना सही, कौन यार जाके सुबह 6 बजे लाइन में लगे और अपना ये टोकन का इंतज़ार करो, जब टोकन मिल जाए, बाद में पता चले कि ये डॉक्यूमेंट मिस है। तो सही। अच्छा, तो उसमें होता ये है कि मेडिकल में मेडिकल बहुत बुरा है। उसमें आपको सुबह 6 बजे लाइन में जाके लगना है, अगर आप बीमार भी हैं, तब आपकी 9 बजे बारी आएगी, 9 बजे उसने खुलना है, और उसके बाद अच्छा उससे पहले आपको ना एसएनएस बनाना पड़ता है। वहाँ पे एसएनएस है डॉक्यूमेंट, वो होगा तो आप पब्लिक मेडिकल को क्लेम यानी कि कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। एसएमएस। हाँ, एसएनएस। और जब वो बन जाए अच्छा, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, या फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए आपको ईमेल होगी, आप उनको ईमेल करें, तो वो आपको जी, 1 जी। महीने के बाद का टाइम देंगे। बुखार आज आपको है, महीने के बाद कहेंगे आके चेक करवाओ। और खुदा ना खास्ता अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ गया है, तो जी, इमरजेंसी में कि 12-13 घंटे का वेटिंग टाइम है। अच्छा। अनलेस कोई आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही, कोई जी, जी, जी। इस तरह का मसला नहीं है, तो फिर जल्दी हो जाता है। केस बाय लेकिन केस होता है वो, हाँ, जी। केस बाय केस, लेकिन फिर भी यानी कि और उसका हल मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जो है ना, इंश्योरेंस इतनी महँगी नहीं है।
मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको दुबई के साथ, क्योंकि मैं जी। यूज्ड टू था अपनी फैमिली की इंश्योरेंस पे करता था दुबई के अंदर, तो वो मुझे काफ़ी महँगी पड़ती थी। जी, जी। जितना यूरोप में इतनी महँगी नहीं है, सस्ती है। तो सही, सही, सही। आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ, मैं हाइली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर खुद बंदा यहाँ पे यानी कि अगर हो ना कोई मेल हो एक्चुअली, हस्बैंड हो, फादर हो बच्चों का वहाँ पे है तो चलो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आप अपने आप को सही। देखिए आपका भी पीस ऑफ माइंड में रहना ज़रूरी है ना। जी, आपके जी। बच्चे वहाँ पे बीमार हैं और तो आप भी यहाँ पे काम सही तरीके से नहीं कर पाएँगे, तो बेहतर है कि सही। आप इंश्योरेंस करवा के रखें। उससे ये होगा कि आपको प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल की एक्सेस मिल जाएगी और आप जाके जी। चेक करवा सकते हैं। मेरा ख़्याल है 20 या 30 यूरो होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। टैक्सेस पे करना होता है, जी। हाँ, तो वो आप जाके करवा सकते हैं। सही है, ये एक बहुत और अच्छा चीज़ होगा। क्योंकि जो मिडल ईस्ट से जाते हैं जी, जी। चूँकि वो इतनी ठंड के आदी नहीं होते। वैसे तो वहाँ पे जी। वेदर बहुत अच्छा है, खुशगवार जी, मैं जी। कहूँगा यानी कि 6 डिग्री से लेकर 14 तक या 18 तक जाता है विंटर के अंदर। जी, तो जी। लेकिन बारिश जिस तरह कभी भी हो जाती है, तो ठंड काफ़ी होती है, तो उस वज़ह से ना बच्चे जो मिडल ईस्ट से मूव करते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं, वो यूज़्ड टू नहीं होते इतनी ठंड के। सही, सही, सही। हम तो विंटर 30 के आदी हैं, यानी कि विंटर है तो 30-30 डिग्री सही, टेम्परेचर है, सही तो कह ये रहे हैं। हमारी विंटर है। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने और टैक्स डॉक्यूमेंटेशन पे, कि अब पहला साल आपका गुज़र गया, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो गया, बैंक अकाउंट भी खुल गया, आपका सर्विस की वो जो थी, वो भी शुरू हो गई है एक्टिविटी। अब 1 साल के बाद फिर आपको पर मंथ कितना टैक्स देना पड़ेगा? देखिए अगर तो उसका कुछ आइडिया है? अ, इसमें होता इस तरीके से है कि जिस तरह हमारी जब मेरे बच्चों की जब बायोमेट्रिक हुए, तो जी, जी। उन्होंने उन्होंने जब मेरी वाइफ की सैलरी स्लिप देखी, तो मैं चूँकि हमारी अपनी कंपनी है वहाँ पे हमने अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ है। तो जी, हमने जी। चूँकि बिज़नेस हमारा अपना है तो हम सैलरी खुद भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मुझे जी। इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक सैलरी जो थी वो रखी थी, जो जी। कि 760 यूरो थी, उस वक़्त अभी शायद 820 यूरो हो गई हुई है। सही, तो सही। 760 के हिसाब से जब मैंने वो सैलरी जमा करवाई, टैक्स जमा करवाया था, तो उन्होंने सबसे पहले ही एलिगेशन मीन्स ऑफ सब्सटेंस का लगा दिया कि आपकी ये सैलरी ठीक नहीं है। कम से कम भी जो सैलरी आपकी 1500 यूरो होनी चाहिए। अच्छा, वो 1500 यूरो किस एतबार से है कि जो बेसिक सैलरी है वो तो 800 यानी कि 760 वो तो एक बंदे की है। जी, जी। उसके बाद यानी कि कोई 300 यूरो या शायद इस तरह करके कुछ उन्होंने बताया कि 600 यूरो और कुछ हो रहे थे कि यानी कि 800 और 600 को 1400 बन रहे थे। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि यार कि तुम जो है ना, हम रिस्क नहीं लेते, तुम 100 यूरो एक्स्ट्रा ही रख दो। सही। मैंने फिर वो 1500 यूरो जो है ना सैलरी अ, जो है ना वो रख कर ना, और उसकी वजह से ये है कि जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सही, सही, सही। ये आपने फिर सेकंड ईयर में किया या आपने फर्स्ट ईयर में ये जी, ये किया था? फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। अच्छा, और उसमें क्या हुआ था? उस इस अ, पे कौन-सा डॉक्यूमेंट मिला था? जब आपकी बायोमेट्रिक होते हैं ना, तो उस वक़्त उसको वो यानी कि एक आपका आप कह लें कि एक फालता उसको वहाँ पे बोलते हैं कि जिसके अंदर आपकी कोई ऑब्जेक्शन एक्चुअली जो है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है उनको, तो वो एक पेपर इश्यू कर देते हैं। तो उनको ऑब्जेक्शन ये था कि आप अपने मीन्स ऑफ सब्सटेंस जो है, यानी कि आप अपने आप को पुर्तगाल में अफ़ोर्ड कैसे करेंगे, वो डिक्लेयर सही, करें। सही, सही। तो अब अगर जिसकी ये हम बात तो कर रहे थे जिन्होंने अभी सर्विस ऑफ़र की हुई है हुँ, और 1 साल तो उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया है, हाँ जी। तो वो पे उनको स्लिप्स फिर तो काम कुछ ना ये कुछ करना पड़ेगा। उनको देखिए काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो हम अपने आप को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, तो वो पे स्लिप्स वगैरह वो बना के इतनी की अच्छा फर्स्ट ईयर में फिर वो मतलब मैं ये बात नहीं समझ रहा कि बायोमेट्रिक आपको फर्स्ट ईयर में ही करवाना है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना आपको। अगर 14 साल से कम के हैं बच्चे, फिर तो 3 जी, साल का वेट है, 3 साल के बाद बायोमेट्रिक होंगे। अगर 14 साल से कम बच्चे हैं। हाँ जी, अच्छा और अगर 14 साल से बड़े बच्चे हैं, तो तो फिर? फिर तो जैसे ही अपॉइंटमेंट खुले, वहाँ पे क्या होता है कि अपॉइंटमेंट वो आ जाती है कि यार कि अब अपॉइंटमेंट खुल गई है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें।
तो जब हम क्या करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट खुल जाती है तो हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, उसके लिए भी समहाउ आपको एजेंट माफिया के पास ही जाना पड़ता है, खुद तो बंदा नहीं करवा सकता, या अगर मतलब आपने क्या? कोई लॉयर किया हो तो लॉयर अच्छा, ये करता है। अपॉइंटमेंट कैसे खुलती है, किस तरह से पता चलेगा? वो बस आपको ना एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि जो जो वहाँ की आइमा है उसके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं या उनकी वेबसाइट अच्छा, है, अच्छा। और उसके ऊपर एक्टिव रहें, या फिर उससे बेहतर ही होता है कि जितना जब जब आप जाते हैं तो होता जी, क्या है जी। कि चूंकि आप ना लोकल कम्युनिटी में से मिलना शुरू कर देते हैं, आपको अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, तो हर बंदा ही असल में उस चक्कर में है ना कि यार कि हमें कार्ड मिल जाए, हमें किसी तरीके जी, से रह जी। जाए, तो हर बंदा ही वो अपडेट रहता है, तो वो फिर जो है अच्छा, ना वो जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है। मुझे ये अच्छा, बेनिफिट अच्छा। मिल गया था कि मैंने चूंकि लॉयर, एक कंपनी थी लॉयर, उसको बुक किया हुआ था, तो मुझे इन जी, परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ा। मेरी लॉयर जो थी उसने ही खुद ही अपॉइंटमेंट बुक की, सारा कुछ उसने खुद ही किया, तो हमें बिल्कुल अच्छा। कोई परेशानी नहीं हुई। सही, सही, सही। अच्छा, तो आपने तो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में ही बायोमेट्रिक हो गया। लेकिन अब जो लोग 3 साल वहाँ रहेंगे, बच्चे छोटे हैं, फ़र्ज़ करें बच्चे 9 साल के हुए, तो हुँ, हुँ। 3 साल के बाद तो बच्चे अभी होंगे 13 साल के, 13 इयर्स के। हाँ जी। तो वहाँ पे उन्हें वो शो कराना होगा कि हमने 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए, अब नहीं, नहीं, आप नहीं, हमें नहीं। अपॉइंटमेंट दे दें। नहीं, नहीं, शो नहीं करना पड़ता। होता क्या है कि जी, जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है ना, देखिए जब आप फाइल लॉक का मतलब ये है कि आपने अपनी एक्टिविटी ओपन कर ली या आपको जॉब कोई मिल गई। जी, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आईएमए के पोर्टल पे जाते हैं और उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं कि यार कि मैंने आपके मुल्क में रहना है। सही। इसको बोलते हैं फाइल लॉक करना, यानी कि देसी जी, लैंग्वेज में, अदरवाइज ये जी, लफ्ज होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सही। आपको आपने वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाउनलोड कर लिया। अब बेसिकली जी, तो वो हो सकता है आपकी कल ही बारी आ जाए, लेकिन उनका पीछे वाला बैकलॉग इतना है, इतना वो हुआ हुआ है कि उसको फिल करते करते यानी कि 3,40,000 केस या 47,000 केसेस हैं उनके पेंडिंग। वो सही, तीन लाख सही। सैंतालीस हजार केसेस पास होंगे तो फिर एक नए बंदे की बारी आएगी ना। सही, सही, उसको सही। वैसे तो उन्होंने कहा है कि 2025 के एंड तक हम क्लियर कर देंगे, सही। लेकिन मैं यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कोई बात सुनकर कोई गलत उम्मीद लगा ले। मैं चाहता हूँ कि यानी कि जरा वो ये ज़हन में रखे कि 3 साल लग जाते हैं पहला कार्ड लेने के लिए, सही, और वो सही। जब पहला कार्ड मिलता है उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। उससे कोई ये नहीं है कि 3 साल आपको रुकना पड़ेगा, वो जब भी आपकी बारी आ जाए, अगर फर्ज़ करें उन्होंने तेज़ी से काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है 1 साल के अंदर आ जाए, हो सकता है 1.5 साल के अंदर बारी आ जाए। सही। उसका पता कैसे चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका पता ऐसे जी, चलता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने अपनी फाइल्स लॉक की थी ना, जी, जी। उनकी अब बारी आई हुई है। तो यानी कि हाँ, अभी आप ये देख लें कि 2 साल का फ़र्क पड़ गया। सही, क्योंकि सही, अब अभी सही। उनकी तो बारी आई है ना, यानी कि उनको उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कोई 3-3 महीने के बाद जाके उनको अपॉइंटमेंट मिलनी है। तो समझ अच्छा, लें अच्छा। कि जिन लोगों ने 2 साल पहले अपनी फाइल जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, अब उनकी बारी आ रही है बायोमेट्रिक की, तो 2 साल तो अभी भी सही, हैं। लेकिन जब आप सही, जाते हैं ना, देखिए जब आप जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। आपने निक सही, बनाना है, आपने निस बनाना है, आपने अपना जुंटा बनाना है, घर का एड्रेस लेना है। तो यार सही, इन सही, डॉक्यूमेंट्स में भी तो 2 डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं ना। सही, सही, तो सही, ये भी तो हमें काउंट करने चाहिए, क्योंकि आप तो लैंड पहले कर गए, आपकी तो फाइल जो है वो लॉक बाद में होती है। सही, समझ गया मैं बात। इसमें ठीक। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी, जी। इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है, बजाए इसके कि बंदा ये सोचे कि मैं सऊदीया से फाइल लॉक कर लूँ, मैं दुबई से कर लूँ या मैं किसी और बाहर बैठकर ही कंट्री से कर लूँ। कभी सही, भी कोई भी 2 नंबर डॉक्यूमेंट अटैच ना करें। जो सही, एजेंट है ना, उसका तो मैं आपको सिंपल सा ये कहूँगा कि वो अपनी बोटी के चक्कर में आपका ऊँट हलाल करवा देंगे। सही उनको कह रहे इस हैं। चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि बाद में आपके साथ क्या होगा, और उसका सही, एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने, यानी कि उन बेचारे, उनका तो कसूर नहीं है, वो तो पैसे अपने हलाल रिज़्क़ हलाल कमाई एजेंटों को खिलाते रहे हैं। लेकिन चूँकि जी, जी, गलत तरीक़ेकार गलत था। उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट जो लगाए, अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो कार्ड नहीं दे रही, इश्यू नहीं कर रही, और दूसरा केस भी उनके ऊपर हो रहा है कि आपने गवर्नमेंट के फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। हुँ, तो लोग क्या हुँ, करते थे कि पीडीएफ को एडिट करके आपके नाम पर भी जी, जी, बना दी, मेरे नाम पर भी बना दी, 50 लोगों के नाम पे बना के वो पीडीएफ ठका-ठक अपलोड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके सही, ऊपर क्रैकडाउन किया।
अब उनके कार्ड भी इश्यू सर नहीं हो रहे और कुछ लोग मैंने सुना है कि वो डिपोर्ट भी कर देते हैं। अरे 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 हाँ, तो तो अल्लाह, ये ये देखिए एक बंदा 3 साल तक अपनी हक हलाल की कमाई जनाब वो देता है और जाता क्यों है? हम सबका देखें कॉमन एजेंडा है। सर, और बाद में पता चले कि 2 ढाई साल 3 साल के बाद यार वो डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हुए थे, इस रीज़न की वज़ह से जो जी है ना जी आपके बायोमेट्रिक नहीं हो सके। सही 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 बिल्कुल सही भी यानी कि 2 नंबर कोई भी ना डॉक्यूमेंट्स लगाएँ, 1 नंबर खुद से वेरीफ़ाई करके फिर लगाएँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक ठीक। बस मैं आखिरी सवाल कहूँगा, उसके बाद फिर जो लोग हमें क्वेश्चंस हों वो कमेंट में पूछें, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट उसमें आपसे पूछेंगे। अच्छा, जब आपकी फैमिली को अभी टीआरसी मिल जाएगा, टीआरसी के बाद फिर वो आईएलआर अप्लाई करेंगे, आईएलआर के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब वो लोग तो हो गए सब नेशनल, पुर्तगीज़ नेशनल हो गए। अब आपका क्या होगा? आप किस तरह से वहाँ के पुर्तगीज़ नेशनल होंगे? जी, सबसे पहले 2 साल की टीआरसी मिलती है, टेम्परेरी रेज़िडेंसी कार्ड। जी, उसके बाद 2 साल के बाद वो रिन्यू होता है। रिन्यू होने के बाद वो 3 साल का कार्ड इश्यू होता है जिसको जी, आपका परमानेंट रेज़िडेंसी कार्ड आपका बन जाता है। फिर ठीक, आपको शायद 1 साल का टाइम है और उसके बाद आप जी, अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 7 साल का एक टाइम है फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट टीआरसी कार्ड। सही, अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी भी टाइम पर वो स्टेटस ले सकता हूँ जो मेरे बच्चों का है या मेरी वाइफ़ का है। मैं अपनी अच्छा, किसी भी यानी कि किसी के भी बिहाफ पर, अपने बच्चों के बिहाफ पर या अपनी वाइफ के बिहाफ पर फैमिली रीयूनिफिकेशन वहाँ पर एक है, जिसके जी, अंदर मैं कभी भी जो है ना वो अपनी रेज़िडेंसी क्लेम कर सकता हूँ। सही, लेकिन ये मैं बल्कि ये भी मैं ऐड अप करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने रहना सऊदीया में या दुबई में, उन लोगों को ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद 1 माह के अंदर 3-4 महीने में मेरे बच्चों को कार्ड इश्यू हो जाएगा। तो जी, जी, लेकिन मैं जो है ना फैमिली रीयूनिफिकेशन में नहीं जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि उनका एक लॉ है कि या तो आप वन गो में इन अ ईयर 6 मंथ्स स्टे करें, जी, ठीक है? या फिर जी, आप ऑन एंड ऑफ 8 महीने 1 साल के अंदर स्टे करें। सही, 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 तो चूँकि आप आपकी जॉब है या काम है, आपका बिज़नेस है दुबई में जी, या सऊदीया में या किसी और कंट्री में, तो जी, आप जी, तो आई एम श्योर कि कोई भी बंदा इतने टाइम वहाँ पे गुज़ार नहीं सकता। तो जी, जब आप उसको कंप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँगे, रिन्यूअल के लिए लग जाएगा, आपका कार्ड इश्यू हो जाएगा, तो रिन्यूअल नहीं जी, होगा। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, भाई है, बाप हैं, जो आपको गलत मशवरा देंगे कि आप जाएँ अपना पासपोर्ट गुम कर दें और जाके जी, एम्बेसी में नया बना दें ताकि उनको स्टैम्पों का ना पता चले। तो यार फिर अगेन जी, ये तो एक गलत चीज़ है और अगर वो चाहें तो उनके लिए क्या मुश्किल है ये रिकॉर्ड निकालना कि जी, आप कितनी बार जी, कंट्री में इन हुए थे। जी। तो लेकिन अभी देखिए, एक ये सवाल है ना कि देखिए, अगर आपको फ़र्ज़ करें आपने टीआरसी जब आपकी फैमिली को मिल गया, तो आपने फैमिली रीयूनिफ़िकेशन अप्लाई कर दिया, तो आपके पास वो कम से कम टीआरसी कार्ड होगा, उसपे आपको ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी। भले से फिर वो रिन्यू हो या ना हो, लेकिन समझें अगर आपको 3 साल के लिए टीआरसी कार्ड मिल गया, 2 तो साल के लिए मिलेगा आपका ना पहला। जी, जी, 2 साल के बाद फ़र्ज़ करें आपने जब उन्हें परमानेंट मिला टीआरसी, सॉरी परमानेंट कार्ड मिल गया, उसको अब क्या बोलते हैं वहाँ पे? पीआरसी बोलते होंगे ना? जी, परमानेंट परमानेंट रेज़िडेंसी रेज़िडेंट। कार्ड। तो पीआरसी पे अगर आपने फैमिली रीयूनिफ़िकेशन अप्लाई कर दी, तो 3 साल तक आपके लिए आसानी हो जाएगी ना आना-जाना? हाँ, लेकिन उसमें होता ये है कि आप देखिए वहाँ पे ना 18 साल के बाद कोई भी बंदा फ्री नहीं रह सकता। अगर जी, आपने जी, वहाँ पे रहना है, या तो आप काम करें, जी, मुफ्तखोरी वाला कोई चक्कर नहीं है। या तो आप पढ़ रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो। तो जब सही। आपने जॉब नहीं करनी, मसलन आप तो जॉब कर रहे हैं सऊदीया के अंदर या दुबई में, जी, तो जी, फिर जी, आपने देखिए आप तो जब रेज़िडेंट बन गए तो फिर आपको टैक्स जमा कराने हैं। या तो फिर आप भी 2 नंबरी करें, कोई बंदा हो, या तो अपनी कंपनी जी, खोल लें। टैक्सेस वगैरह तो उनको जी, चाहिए ना, टैक्सेस वगैरह जमा कराने हैं। जी, जी, तो वो भी जी। ठीक-ठाक पैसे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप विज़िट वीज़े वाला स्टेटस अपना एन्जॉय करें। जब आपको पासपोर्ट अपना चेंज कराना हो, डायरेक्ट पासपोर्ट चेंज करवाएँ। अच्छा, पासपोर्ट डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, पासपोर्ट पे कोई वो नहीं होगी, जैसे अगर फैमिली का पासपोर्ट हो गया, तो फिर आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई करेंगे या उसके मेरा बाद भी ख़्याल आपको है कुछ दिन रहना होगा? जी, रहने वाला तो कंपल्सरी है। मेरा ख़्याल है कि शायद वो परमानेंट रेज़िडेंस कार्ड दे दें
मेरी इसके ऊपर अभी वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, चूँकि मैं अभी उस अच्छा। स्टेज पे पहुँचा नहीं, तो मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि वो कार्ड आपका इश्यू हो जाएगा, उसके बाद लैंग्वेज तो आपको सीखनी लाज़मी है, क्योंकि वो पासपोर्ट के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसका टेस्ट आपको देना है, वो सर्टिफ़िकेट होगा, उसके बाद आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब बच्चों के पास, फैमिली के पास आपकी हो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मतलब वो देखिए, अगर आप पीआरसी ले लेंगे, तो पासपोर्ट के लिए वो आपको कम से कम 1-2 साल वो कहेंगे कि आप यहाँ पे गए, उसके बाद वो आपको पासपोर्ट देंगे। जी, उसमें वो आपका रेज़िडेंस पीरियड काउंट होगा। जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमने इतना टाइम लिया। दुबई में तो वैसे ही 10:30 हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह तो ज़िशान भाई, कोई मसला नहीं, एनी जी, टाइम। जी, जी। देखें फिर इंशाअल्लाह ताला इसको मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, देखें लोगों का भला हो जाए इससे, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। जी, श्योर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया ज़िशान भाई आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये ओके जी, फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।